हेलो डियर स्टूडेंट्स, नवदीप सर की फ़िज़िक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अपने कर रहे थे फिजिक्स में नाभिकीय भौतिकी के चैप्टर, जो कि राजस्थान बोर्ड में है चैप्टर नंबर 15 और सीबीएसई बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 13 है नाभिक के नाम से। और आज इसका पार्ट नंबर 7 है और इसमें जो अपने दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो है क्षयांक और दूसरा है सक्रियता। ठीक है, दोनों ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब तक बोर्ड में दो दो बार लगभग आ चुका है दोनों ही टॉपिक। तो छोटे से टॉपिक हैं लेकिन अच्छे टॉपिक है, दोनों ही बोर्ड के लिहाज से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और इसके बाद में अपने थोड़े से इसमें मैथमेटिकल फार्मूले पढ़ेंगे, जो कि इस जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें जो अपने टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, पहला टॉपिक है अपना क्षयांक या डीके कांस्टेंट बोल देते हैं इंग्लिश में इसे, और इसे लैम्डा से दिखाते हैं। ठीक है, जो कि अपने लैम्डा, जब अपने रदरफोर्ड सोडी का नियम पढ़ा था तो उसमें क्या था कि जो विघटन की दर थी वो किसके समानुपाती होती है? सक्रिय परमाणु जितने उपस्थित होते हैं उसके क्या होती है? ये समानुपाती होती है। और जब अपने इस समानुपाती चिन्ह को हटाया था तो यहाँ एक कांस्टेंट आया था लैम्डा। इस लैम्डा को मैंने रेडियो एक्टिव स्थिरांक या विघटन स्थिरांक या फिर इसको क्षयांक बोला था। तीन नाम थे वहाँ पे, आप देख लेना प्रीवियस जो वीडियो थी। तो लैम्डा वो एक क्षयांक होता है। ठीक है, इसे डीके कांस्टेंट या क्षयांक बोल देते हैं। तीनों नाम आपको वैसे याद रखने हैं। तो अब इसकी परिभाषा देखो क्या बनेगी कि मैं इसका क्या ले रहा हूँ, नेगेटिव साइन नहीं ले रहा हूँ, ओनली dn/dt विघटन की दर ले रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव साइन तो सिर्फ इतनी चीज़ दिखाता है कि जो आपके नाभिक हैं वो समय के साथ क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। ठीक है, उनका विघटन हो रहा है, इस कारण वो क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। तो अब नेक्स्ट देखो क्या है कि जो लैम्डा क्या बनेगा, जो रदरफोर्ड सोडी का नियम था कि dn/dt किसके बराबर होता है? लैम्डा n के बराबर होता है, ये था। तो जब आप यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो ये वाला n क्या आ जाएगा? इसके बटे में आ जाएगा, मतलब यहाँ इसके बटे में ये n आ जाएगा। तो वही मैंने लिखा हुआ है कि dn/dt और बटा में क्या आ गया? n आ गया आपके पास। तो अब देखो यहाँ से क्या परिभाषा बनेगी कि क्षयांक, जो क्षयांक होता है वो प्रति परमाणु या प्रति नाभिक रेडियो एक्टिव क्षय की दर होती है। आपको पता है कि एन तो क्या होते हैं कि जो उसमें सक्रिय परमाणु उपस्थित होते हैं, और dn/dt क्या होती है? विघटन की दर होती है। तो अगर तो ओनली आपका dn/dt है तो इसको क्या बोलेंगे? जो रेडियो एक्टिव पदार्थ सारा लिया हुआ आपने उसके विघटन की दर है ये। और अगर क्या करें, इसको n से भाग दे दें, मतलब जितने उसमें सक्रिय परमाणु है उससे, तो ये क्या आ जाएगी? प्रति परमाणु विघटन की दर आ जाएगी। तो क्षयांक की परिभाषा अपने पास बनेगी प्रति परमाणु, मतलब प्रति का मतलब एक परमाणु। इस n का मान अगर एक रख दें, अपने कैपिटल N का मान क्या रखें? एक रखें, तो जो अपना dn/dt है वो किसके बराबर आ जाएगा? लैम्डा के बराबर आ जाएगा। dn/dt लैम्डा के बराबर। तो परिभाषा अपने ऐसे ही बनाते हैं, किसी एक चीज़ को इकाई कर देते हैं। तो यहाँ जो n नीचे आ रहा था इसको क्या मान लिया? इकाई। तो तभी इकाई मतलब क्षयांक प्रति परमाणु, या इकाई परमाणु भी लिख सकते हो, या इकाई नाभिक। तो इकाई नाभिक रेडियो एक्टिव क्षय की क्या होती है? दर होती है। ठीक है, ये इसकी प्रथम परिभाषा बन गई है। अब नेक्स्ट देखो क्या होता है कि आपने जानते हैं वी नो दैट n=n0e⁻λt। ये किससे आया था? जो रदरफोर्ड सोडी का नियम था उससे फॉर्मूला निकाला था आपने। अब इसमें अपने क्या कर दें कि t=1/λ रख दें। ठीक है ना, ये अपनी तरफ से माना है क्योंकि अपने को क्षयांक की परिभाषा बनानी है। तो t=1/λ रख दो, या फिर यहाँ से आप क्या करो, लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा? 1/t। तो कुछ भी रख दो, चाहे तो लैम्डा बराबर 1/t या t बराबर 1/λ। तो जब आप यहाँ पे रखोगे या तो लैम्डा बराबर 1/t या t बराबर 1/λ, तो देखो क्या होगा, मैं यहाँ पे 1/λ रख रहा हूँ, तो t बराबर 1/λ आया यहाँ पे, तो लैम्डा से लैम्डा क्या हो गया? कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा? आपके पास 1 बचेगा ओनली, क्योंकि t की जगह आपने 1/λ रखा है तो 1 बचेगा। तो ये बचेगा n बराबर n0e⁻⁻1। ठीक है, और e⁻⁻1 को जब मैं नीचे लेके जाऊंगा तो ये e⁻1 मतलब e बन जाएगा। और जब अपने 1/e का मान निकालते हैं, 1/e, तो e का मान आपको पता है क्या होता है? 9 के पहाड़े से याद रखते हैं, 2.718, क्योंकि 9 का पहाड़ा क्या होता है? 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 2.718 मान होता है। और जब आप एक में 2.718 का भाग दोगे तो ये 0.368n0 आ जाएगा। या इसको देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, 36.8% ऑफ n0।
देखो ये क्यों लिखा, क्योंकि अगर अपने क्या करें n0 का 36.8% निकालें, तो प्रतिशत निकालने का सूत्र क्या होता है, n0 गुणा 36.8 और बटा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो प्रतिशत ऐसे ही निकालते हैं। और जब आप इस 36.8 को किससे भाग दोगे, 100 से भाग दोगे, तो ये 0.368 n0 आ जाएगा। तो इसको क्या किया, उल्टा चले अपने, इसको लिख दिया 36.8% ऑफ n0, ये लिख देंगे इसका, यानी n0 का 36.8% n हो जाए। तो अब देखो इसकी परिभाषा बनाने के लिए ऐसा किया आपने, तो क्या है, यह n का मान तब प्राप्त हो रहा है जब t बराबर 1/λ हो या लैम्डा बराबर क्या हो, 1/t। तो लैम्डा बराबर जब अपने 1/t रखा, तब अपने को क्या मिला, जो n का मान मिला वो 36.8% ऑफ n0। तो अब देखो परिभाषा क्या बनेगी यहाँ से, इसको अच्छे तरीके से समझ लेना। 2 बार बोल के बता दूंगा मैं, 2 बार समझा दूंगा, लेकिन ध्यान रख के आप समझना इसको। देखो क्या है परिभाषा, अतः रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षयांक यानी लैम्डा, जो क्षयांक होता है, उस समय के व्युत्क्रम के बराबर है। ये समय का क्या है यहाँ पे, व्युत्क्रम मतलब समय का रिवर्स लिया हुआ है, 1/t लिया हुआ है। तो समय के उस व्युत्क्रम के बराबर है जिसमें क्या होता है, जिस समय में सक्रिय परमाणुओं की संख्या जो n होती है, यानी ये वाली जो n है, ये क्या हो जाती है, घटकर इसकी प्रारंभिक संख्या की 1/e हो जाती है। मतलब n की वैल्यू जब आप क्या रखते हो, लैम्डा की वैल्यू 1/t रखते हो, तो जो n की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, n0/e। मतलब n0 का कितना भाग हो जाता है, 1/e भाग हो जाती है। अर्थात क्या हो जाता है, 36.8% नाभिक शेष रहते हैं, या इसको कह सकते हैं 63.2% नाभिक क्या हो जाते हैं, क्षयित हो जाते हैं। तभी ये आपके पास रिजल्ट आया भी n क्या होते हैं, सक्रिय नाभिकों की संख्या। तो ये सक्रिय नाभिक रह कितने जाएंगे, n0 का 36.8%। तो दोबारा समझ लो परिभाषा क्या है, कि रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षयांक यानी लैम्डा उस समय के व्युत्क्रम के बराबर है जिस समय क्या होता है कि आपका जो पदार्थ है उसमें सक्रिय परमाणुओं की संख्या, प्रारंभिक संख्या मतलब n0 की कितनी रह जाती है, 1/e भाग रह जाती है। मतलब इसको e से भाग दे दो, ठीक है। या इसको क्या बोल सकते हो आप, अर्थात 36.8% नाभिक शेष रहते हैं, या 100 में से 36.8 घटाओ तो वो क्या आ जाएंगे आपके, क्योंकि प्रतिशत में ले रहे हो तो टोटल 100% होते हैं, 100 में से 36.8 गए, या फिर 63.2% नाभिक क्षय हो जाते हैं। तो उसको अपने क्या बोल देते हैं, क्षयांक बोल देते हैं, ठीक है ना। तो याद करने का तरीका, इसको टुकड़ों में तोड़ के याद करो भी क्या होता है, जो क्षयांक होता है लैम्डा बराबर 1/t और n बराबर 36.8% ऑफ n0, इन दो से ये परिभाषा बन जाएगी। तो क्या होगा, जो क्षयांक होगा उस समय के व्युत्क्रम के बराबर होगा, यानी लैम्डा बराबर 1/t से आप ये याद रखोगे कि उस समय के व्युत्क्रम के बराबर होगा जिसमें क्या होगा, सक्रिय परमाणुओं की संख्या। अब दूसरी लाइन आ गई, n बराबर n0 36.8%। सक्रिय परमाणुओं की संख्या अपनी प्रारंभिक संख्या की क्या हो जाती है, 1/e हो जाती है, या 36.8% नाभिक क्या हो जाते हैं, शेष रह जाते हैं, ठीक है ना। उसको अपने क्या बोल देते हैं, क्षयांक बोल देते हैं। तो दो चीज़ें आपको बता दी, भी 2 लाइनें याद रखो, उससे ये परिभाषा याद हो जाएगी। फर्स्ट लाइन तो ये होगी और दूसरी लाइन क्या होगी, ये वाली लाइन होगी, इन दोनों से ये परिभाषा होगी। तो बिल्कुल असली परिभाषा तो इसकी यही है। ऊपर वाली परिभाषा तो क्या थी, स्टार्टिंग वाले फॉर्मूले से थी। तो अगर आपको पेपर में इसकी परिभाषा आए तो ये आपको ये लिखनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ कि आपको ऐसे भी आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षयांक उस समय के व्युत्क्रम के बराबर होता है जिसमें 36.8% नाभिक शेष रहते हैं। सिद्ध करके दिखाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। भी आप लिखोगे n बराबर n0 e⁻−λt, t का मान 1/λ रख दो और ये रिजल्ट निकाल दो, ये सिद्ध हो जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है इसमें, ठीक है ना। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि क्षयांक क्या होता है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है एक परिभाषा सक्रियता की, ठीक है ना। एक्टिविटी बोल देते सक्रियता। तो देखो क्या होती है सक्रियता, जो आपने टर्म पढ़ी हुई है dn/dt, यही सक्रियता होती है। नेगेटिव साइन अपने तभी नहीं ले रहे क्योंकि नेगेटिव साइन किसको बताता है, ओनली नाभिकों की घटती संख्या को बताता है ये नेगेटिव साइन। नाभिकों की संख्या नेगेटिव में तो नहीं हो सकती। आप ये देखो भी नाभिक क्या हो रहे हैं, नेगेटिव में तो नहीं हो सकते, भी -5 नाभिक हैं, नाभिक तो 5 ही होंगे। तो नेगेटिव चिन्ह यहाँ ये बता रहा है कि अपने पास जो नाभिकों की संख्या है उसमें कमी आ रही है।
तो देखो जो dN/dt होती है यानी विघटन की दर होती है, इसको ही अपने क्या बोल देते हैं, सक्रियता बोल देते हैं। जो dN/dt है इसको सक्रियता कह देते हैं। तो परिभाषा क्या है इसकी, रेडियो एक्टिव पदार्थ में परमाणुओं या नाभिकों के विघटन की दर को उसकी सक्रियता बोलते हैं। मतलब जितनी तेजी से कितनी तेजी से आपके जो नाभिक हैं वो विघटित हो रहे हैं, वो उसकी सक्रियता कहलाएगी। देखो dN/dt होता क्या है, आपको अगर अवकलन के लिए आज से बताऊं तो ये है कि 1 सेकंड में कितने नाभिक विघटित हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मैं 2 अलग अलग पदार्थ ले रहा हूँ, दोनों में समय तो 1 सेकंड ही ले रहा हूँ, और इसमें मान रहा हूँ कि जो इसमें है 1 सेकंड में 10 परमाणु विघटित हो जाते हैं और दूसरे में 20 परमाणु विघटित हो जाते हैं या 20 नाभिक विघटित हो जाते हैं, तो इसकी तो सक्रियता क्या होगी, 10/1 मतलब 10 के बराबर आ जाएगी, और इसकी 20/1 मतलब 20 के बराबर आ जाएगी। तो इसमें 1 सेकंड में ज़्यादा जो परमाणु है वो विघटित हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं, मतलब इसकी सक्रियता ज़्यादा है, ये ज़्यादा सक्रिय पदार्थ है। ठीक है ना, तो विघटन की दर को ही अपने क्या बोल देते हैं, सक्रियता कह देते हैं। R = dN/dt। और उस जो फॉर्मूला था अपना, जो रदरफोर्ड सोडी का नियम था, उसमें अपने इसको किसके बराबर रखा था, λN के बराबर रखा था dN/dt को। वो माइनस का रखा था, माइनस अभी बताया, माइनस का सिर्फ इतनी इंपॉर्टेंस है, कमी को बताता है ये। तो अपने यहाँ कमी नहीं ले रहे, dN/dt ले रहे। देखो रदरफोर्ड सोडी का जो नियम था सिर्फ उसी में dN/dt नेगेटिव लेते हैं, बाकी जितनी परिभाषाएं डिफाइन करनी है, जितने आपको टर्म्स डिफाइन करनी है अलग अलग, वहाँ सभी जगह dN/dt प्लस का लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव साइन सिर्फ कमी को दिखाता है। तो R = dN/dt, या इसको λN के बराबर रख दिया। और अब क्या किया अपने, इस n की जगह पे, ये n की जगह पे आपको पता है n बराबर क्या होता है, n0 e⁻⁻λt होता है। तो इस n की जगह क्या रख दिया, n0 e⁻⁻λt। तो ये रखा, तो n0 e⁻⁻λt, और लैम्डा यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो जो लैम्डा n0 आ रहा है इसको अपने क्या बोल देते हैं, r0 से लिख देते हैं, लैम्डा n0 को r0 से, क्योंकि देखो लैम्डा n तो r के बराबर था, तो n तो क्या होता है आपका, किसी समय पर सक्रिय परमाणुओं की संख्या, तो r क्या हो जाएगी, किसी समय सक्रियता हो जाएगी। और n0 क्या होता है आपके पास, जो आपके पदार्थ है उसमें प्रारंभिक स्थिति में सक्रिय परमाणुओं की संख्या या सक्रिय नाभिकों की संख्या। तो r0 को क्या कहेंगे, अपने प्रारंभिक सक्रियता बोल देंगे, भी स्टार्टिंग में कितनी सक्रियता थी। तो r0 यहाँ पे डिफाइन कर दिया, लैम्डा n0 को प्रारंभिक सक्रियता कह देते हैं। ठीक है ना। और इसका देखो मात्रक क्या होता है, r0 = लैम्डा n0। तो एस जो इसका SI मात्रक होता है सक्रियता का, वो आप याद रखोगे बेक्केरेल होता है, या बेकुरल, जो आपने पढ़ा था बुक में बेक्केरेल ही लिखा हुआ है इसको। ठीक है ना, BQ से इसको शो करते हैं, जो सक्रियता ये वाली R है इसका मात्रक बेक्केरेल होता है। अब दूसरी चीज़ कि एक बेक्केरेल जो होता है उसको अपने 1 क्षय प्रति सेकंड से भी लिखते हैं, क्योंकि dN/dt, n तो क्या होता है, विघटित या क्षयित होने वाले नाभिकों की संख्या, तो मतलब कितने क्षय पर सेकंड हो रहे हैं या कितने नाभिक विघटित हो रहे हैं। तो कई जगह इसको विघटन पर सेकंड भी लिखा मिलता है। ठीक है ना, अगर विघटन पर सेकंड आए या क्षय पर सेकंड आए तो इस यूनिट को आगे नाम दे दिया, बेकुरल जो साइंटिस्ट थे उनके सम्मान में नाम रख दिया इस यूनिट का बेक्केरेल। ठीक है, और एक बेक्केरेल क्या होता है, 1 क्षय पर सेकंड होता है। अब देखो न्यूमेरिकल में क्या होता है कि इसका एक पारंपरिक मात्रक की जो पुराने टाइम से चलता आ रहा है मात्रक, ये ऐसे नहीं भी मात्रक जो आपका पारंपरिक है, ये MKS है या FPS है, कोई वो मात्रक नहीं है। ठीक है ना, ये इसका क्या है कि पुराने टाइम से चलता आ रहा मात्रक है, तो इसको क्यूरी से लिखते हैं, क्यूरी मात्रक होता है। ये C है और इसके पैरों में क्या लगा हुआ है, I लगा हुआ है, क्यूरी होता है। ठीक है, तो और एक क्यूरी किसके बराबर होता है, 3.7 × 10⁻10 बेक्यूरल के बराबर होता है। ये आपको संबंध याद रखना है, कभी भी न्यूमेरिकल में आए तो आपको पहले क्यूरी को किस में बदलना पड़ेगा, बेक्यूरल में बदलना पड़ेगा, या क्षय पर सेकंड में आपको बदलना पड़ेगा। क्षय पर सेकंड इसकी क्या है, SI यूनिट है। ठीक है ना, तो ज़्यादातर न्यूमेरिकल में क्यूरी में लिखा मिलता है, तो आपको ये संबंध याद रखना है, इन दोनों में ये वाला संबंध होता है, पारंपरिक मात्रक है इसका। जैसे आप शक्ति का मात्रक पढ़ते हो कि क्या होता है कि जो विद्युत का खर्च होता है वो यूनिट में अपने नापते हैं। ठीक है ना, और यूनिट क्या होता है, किलोवाट प्रति घंटा होता है। तो वैसी क्या है ये यूनिट है, यूनिट वैसे तो क्या है कि कोई ऐसे जो आप एक यूनिट पढ़ते हो बिजली वाला, ठीक है ना, वो कोई ऐसे तो नहीं भी MKS है या FPS है, कुछ नहीं है वो, लेकिन क्या है कि एक मात्रक है, पारंपरिक या घरेलू मात्रक बोल देते हैं बिजली मापने का।
ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे क्यूरी यहाँ इसका मात्रक होता है। तो मुझे लगता है ये टॉपिक भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखो अपने पढ़ते हैं लॉग के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। लॉग आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कुछ, जो आपका अवकलन समाकलन वाला इन सेकंड चैप्टर था, तो उसमें आता है ये लॉग। ठीक है ना। तो यहाँ क्या है कि आगे जो अपने 2 टॉपिक करने जा रहे हैं, इसके बाद 2 टॉपिक और आएंगे, उसमें लॉग का यूज काफ़ी है। तो तभी मैंने कहा कि सोचा कि अगर लॉग के बारे में थोड़ा बता दें स्टूडेंट्स को, तो उनको आगे दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये जो फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ इनको लिख लेना और याद होने चाहिए आपके। हो सकता है ज़्यादातर स्टूडेंट के ये वाले फॉर्मूले याद हो, लेकिन इनको याद करना ज़रूरी है, तभी आप नेक्स्ट जो डेरिवेशन है उनको कर सकते हो। ठीक है। तो देखो लॉग क्या होता है, लॉग को अपने लॉगरिथम या लघुगणक को कह देते हैं इंग्लिश में लॉगरिथम और हिंदी में लघुगणक इसका पूरा नाम है। शॉर्ट में इसको लॉग बोल देते हैं। ठीक है ना। लॉग का यूज कहाँ पे होता है? लॉग आप वैसे तो मैथमेटिक्स वाले जो स्टूडेंट हैं ना वो लघुगणक के बारे में, लॉग के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे, लेकिन लॉग का यूज क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशन होती है उनमें होता है, यानी जो हार्ड कैलकुलेशन है। जैसे आपको दे दिया भी 2 की पावर 3 का मान तो आप निकाल लोगे, भी 2 दूनी 4 दूनी कितने हो गए? 8 हो गए। अगर आपको कह दूं 2 की पावर 3.145 का मान निकालो, तो ऐसी जो संख्याएं हैं इनका मान ज्ञात करने के लिए अपने किसका यूज करते हैं? लॉग का यूज करते हैं। और ऐसी संख्याओं के मान ज्ञात करने के लिए क्या किया, जो जॉन नेपियर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक लॉग की टेबल तैयार की। उस टेबल के हिसाब से लॉग का मान रख के और इनका मान अपने क्या कर लेते हैं? ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो क्या होता है कि लॉग 2 प्रकार के होते हैं। ये सूत्र पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा नीचे बता दूं मैं कि लॉग 2 प्रकार के होते हैं। एक लॉग तो आपको ऐसा लिखा मिलेगा, या तो लॉग ई, या बुक में इसको LN से लिख रखा होगा। इसे अपने क्या कह देते हैं? नेचुरल लॉग कह देते हैं। और जो ये लॉग के पैरों में लिखी हुई है ये वाली चीज़, इसको लॉग का क्या बोल देते हैं? बेस बोल देते हैं, या आधार बोल देते हैं लॉग का। ठीक है ना। ये बेस संख्या होती है, आधार संख्या होती है। तो जब भी ई बेस वाला लॉग होगा, ई बेस वाले लॉग को अपने नेचुरल लॉग कहेंगे। तो ई बेस ना लिख के इसको जो मॉडर्न तरीका है इसको लिखने का लॉग को, ये वाला है LN। और दूसरा होता है लॉग 10, लॉग आधार 10, यानी बेस किस क्या होता है? इसमें 10 होता है, तो इसे 10 आधार वाला लॉग कह देते हैं, या नेपियर लघुगणक कह देते हैं। जो क्योंकि जॉन नेपियर ने बनाया था तो उसी के नाम पर इसको नेपियर लघुगणक। और जो लॉग की सारणी होती है वो 10 आधार पर बनाई गई है। जो आप लॉग की सारणी प्रीवियस ईयर आपने अगर लॉग का टॉपिक किया हो तो उसमें सारणी देखी होगी आपने लॉग वाली, तो वो 10 आधार पर बनाई जाती है हमेशा, जो लॉग टेबल होती है आपकी। ठीक है। तो 2 तरह के लॉग होते हैं अपने पास। और अब देखो ऊपर जो फॉर्मूले हैं ये वाले लॉग के, ये फॉर्मूले क्या हैं कि अगर मान लो लॉग में कोई भी 2 संख्याएं भाग में हो, देखो यहाँ पे मैंने ई बेस पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आप बेस यहाँ पे 10 भी रखते हो तो भी फॉर्मूले ये सेम ही रहेंगे, बस बेस क्या हो जाएगा? चेंज आ जाएगा, 10 आ जाएगा जो ई की जगह पे, और कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। तो आपको क्या है? फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले इसमें इंपॉर्टेंट है। तो जब भी 2 संख्या लॉग में बटे में आए तो क्या हो जाता है? दोनों का माइनस हो जाता है, दोनों में लॉग लग जाएगा संख्याओं में, और दोनों संख्या किस में आ जाएंगी? माइनस में। दूसरा फॉर्मूला कि जब भी 2 संख्या क्या हो? गुणा के रूप में हो, तो वो क्या हो जाती हैं? अलग अलग लॉग लग जाता है और प्लस के रूप में वो चेंज हो जाती हैं। और तीसरा क्या है कि एक संख्या की कोई पावर दूसरी संख्या दी गई हो तो वो पावर क्या आ जाती है? लॉग में पहले आ जाती है। कि यानी कि आपको क्या दिया हुआ, अगर मान लो लॉग x² दिया हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे अपने? 2 लॉग और साथ में क्या लगा देंगे? x। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यानी जो पावर होगी वो क्या आ जाएगी? पहले आ जाएगी। तो तभी क्या होता है कि कम्प्लेक्स पावर्स का मान अपने निकाल लेते हैं लॉग की सहायता से। भी जैसे आपको यहाँ दिया हुआ वो भी 2 की पावर 4.562 ये दी हुई है, तो जब लॉग लगाएंगे तो ये वाली क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा, और लॉग 2 का मान आप सारणी से निकाल लोगे। तो ऐसे मान ज्ञात करते हैं। तो वो आपके सिलेबस का चीज़ नहीं है, मैथ में है, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो आप इतना याद रखो, ये 3 फॉर्मूले भी, पावर पहले आ जाती है, गुणा वाले प्लस हो जाते हैं और भाग वाले माइनस हो जाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट एक चीज़ और, जब आपने न्यूटन के जो गति के नियम थे उसमें रॉकेट वाला टॉपिक आया था, भी जो रॉकेट की गति होती है, ठीक है ना। तो उसमें क्या था कि नेचुरल लॉ को आपने यानी ई आधार वाले लॉ को 10 आधार में बदला था। तो जब भी अपने ई आधार को 10 आधार में बदलते हैं तो 2.303 से गुणा करते हैं, ये बदलने का तरीका होता है। और केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगी ये चीज़,
ठीक है ना। भी जब भी आपको log e आधार को 10 में बदलना होगा तो आपको क्या करना होगा, भी log e दिया हुआ आपको और आपको क्या करना है, log 10 में चेंज करना है। तो आप क्या लगा दोगे, log 10 के आगे 2.303 और यहाँ क्या लगा दोगे, log 10 लगा दोगे यहाँ आधार में। तो e को जब भी 10 में बदलना होगा 2.303 से गुणा करते हैं। अब नेक्स्ट फार्मूला, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि log e आधार e, यानी यहाँ संख्या में भी e दिया हुआ और आधार भी e हो, यानी जब log जिस संख्या का आपको log निकालना वो संख्या और log का आधार बराबर हो तो उसका मान 1 होता है। जैसे आपको दे दिए log 10, संख्या भी 10 है और आधार भी इसका 10 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी जिस संख्या का log निकालना है और जो आपके log का आधार है वो दोनों चीज़ें सेम हो तो उसको क्या होता है, उसका मान 1 होता है। अर्थात log का आधार व जिस संख्या का log ज्ञात करना है वह समान है तो उसका मान क्या होता है, 1। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चीज़ भी अभी जो फॉर्मूले में काम आएगी, जो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है कि अगर मान लो log क्या हो, अर्थात जो log का आधार है उसी की पावर में log आता है तो वह कैंसिल हो जाएंगे। मतलब देखो log का आधार यहाँ पे e है और e की पावर में log आ रहा है, आपको क्या दिया हुआ है, ये e है। e की पावर तो वैसे कुछ भी होती है, वैसे अपने e की पावर x लिखते हैं। अब x का मान आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ log दिया हुआ है और इस log का बेस e दिया हुआ है और कोई संख्या यहाँ पे जैसे 5 रखी हुई है। तो इस e से ये वाला log क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप ऐसे कह सकते हो, वैसे कैंसिल नहीं होता, कैलकुलेशन के बेस पे होता है, लेकिन फिजिक्स में आपको याद रखना भी कैंसिल ही हो जाएगा ये सारा कुछ और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये वाली जो संख्या है ये आ जाएगी, यानी ए इसका क्या आ जाएगा आंसर। इसी तरह क्या है कि अगर आपको 10 की पावर log 10 आधार ए दिया हुआ हो तो ए बचेगा, log 10 से ये वाला 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब ए आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला अपने काम आएगा, e log e बेस ए, मतलब e की पावर में अगर log दिया हुआ हो तो उसमें जो संख्या होती है वो संख्या क्या होती है, रिजल्ट के रूप में बचती है। तो ये आपका लॉ का टॉपिक था। अब जो अपने कल टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक करेंगे, वो आपका है अर्धआयु का टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। इसमें देखो लॉग काम आएगा, जैसे ई आ गए यहाँ पे, फिर लॉग ले लिया, फिर लॉग ई आधार ई का मान 1 होता है और 2.303 सारे फार्मूले काम आएंगे। तो तभी मैंने लॉग करवाया, आप ये सारे फार्मूले याद कर लेना, तब जो आपका टॉपिक है आसान हो जाएगा कल वाला, नहीं तो आपको मुश्किल लग सकता है। और जिसने प्रीवियस क्लास में 11th क्लास में इसको पढ़ रखा है उसको तो क्या मुश्किल लगेगा। तो आप क्या करो, जो आज आपको 2 टॉपिक मैंने करवाए हैं दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखने में छोटे हैं टॉपिक लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ से बनने के बहुत चांस रहते हैं। ठीक है ना। आया भी हुआ है, सक्रियता एक बार आई हुई है, ये पूरा आया हुआ है सक्रियता वाला टॉपिक है। तो आपको ये याद करना है, इसके फॉर्मूले याद करने हैं। फिजिक्स लिख के याद होती है हमेशा, जैसा मैं बहुत सारी वीडियो में बोल चुका हूँ। दूसरी चीज़ कि कई जो स्टूडेंट्स हैं वो नोट्स के बारे में पूछते हैं, तो वो मैं हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक देता हूँ, वहाँ आपको इसके PDF नोट्स मिल जाएंगे सारे। तो आप इसको तैयारी करो अच्छे से अपनी, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी डालूँगा, क्योंकि देखो जो अब छुट्टियां चल रही हैं स्कूलों में तो इसका मैं थोड़ा फ़ायदा उठा रहा हूँ, नोट्स दोबारा प्रिपेयर कर रहा हूँ। मेरे पास नोट्स प्रिपेयर पड़े हैं, लेकिन क्या है कि अब जब ऑनलाइन वीडियो बनाते हैं तो उसमें नोट्स थोड़े अच्छे तरीके से बने होने चाहिए, तो मैं इनको दोबारा प्रिपेयर कर रहा हूँ, तभी थोड़ा सा वीडियो में टाइम लग जाता है। जब स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तब हो सकता है कि मैं वीडियो डेली डालने लग जाऊँ, तो उतना टाइम क्या करो, आप जो आपको करवाता हूँ बस उसको अच्छे तरीके से तैयार करते चलो भाई। आपको बस एक बार पढ़ो और वो सारी चीज़ें आपकी याद हो जाएं, बस उसको इस तरीके से याद करो, तब आपकी क्या है कि तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। और 56 जो आपने टारगेट रखा है बोर्ड के एग्ज़ाम में, 56 में से 56 आपके आ जाएंगे। अगर साथ साथ पढ़ते जाओगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके पूरे वजह से पूरे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे बड़ी जो कमी होती है स्टूडेंट्स में वो यही होती है कि वो साथ साथ नहीं पढ़ते। क्या है कि क्लास में पढ़ाते जाएंगे टीचर, जैसे मैं आप वीडियो पे वीडियो डालता चला जाऊंगा, तो क्या है कि वीडियो देख तो लोगे आप, लेकिन उसको याद नहीं करोगे। ठीक है ना, वीडियो जरूर देख लोगे, याद नहीं करोगे जब तक आप खुद क्या है कि वीडियो एक बार आपने कर लिया, नोट्स बना लिए, उसको याद करो, लिख के देखो रफ कॉपी में, फिर आपके वो टॉपिक क्लियर हो पाएगा। तो मुझे लगता है आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अच्छे से अपनी तैयारी जारी रखो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।